Good morning everyone. I hope you all are doing great in your life. In today's video I am going to discuss about the next and the last topic of spectroscopy, that is NMR. NMR में बेसिकली ये भी एक टेक्निक है इन ऑर्डर टू फाइंड द स्पेक्ट्रा और इन ऑर्डर टू एल्यूसिडेट द स्ट्रक्चर ऑफ दैट रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल, बट द कंडीशन इज़ इन ऑर्डर टू प्रिडिक्ट द स्पेक्ट्रा ऑफ NMR वी हैव टू यूज़ प्रोटॉन्स. हम सिर्फ NMR उन स्पेक्ट्रास का ऑब्जर्व कर सकते हैं जहाँ पर हमारे पास प्रोटॉन की प्रेजेंस है. तो हम प्रोटॉन की प्रेजेंस को जज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ NMR. क्लियर? ये डिपेंड करता है कि आप प्रोटॉन NMR की बात कर रहे हो, जैसे आपके सिलेबस में सिर्फ प्रोटॉन NMR है. नेक्स्ट ईयर आप कार्बन 13 NMR करोगे. कार्बन 13 NMR में आपके पास जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो क्या है? कार्बन की प्रेजेंस. उसके बाद आप कर सकते हो फ्लोरीन 19 NMR. फ्लोरीन 19 NMR में क्या है? आप ऐसे कंपाउंड्स के स्पेक्ट्रास को देखोगे जहाँ पर फ्लोरीन की प्रेजेंस होगी. क्लियर? तो सबसे पहले हमारे पास जो सिलेबस में है दैट इज़ प्रोटॉन NMR, तो हम सिर्फ उसी पे डिस्कशन करेंगे. डिस्कशन भी आपके पास जो इस टाइम आपके MSc 1 में जो सिलेबस है दैट इज़ इंक्लूडेड ओनली शील्डिंग एंड डी शील्डिंग इफेक्ट अप टू डी शील्डिंग एंड शील्डिंग इफेक्ट, और उसके बाद आपको कुछ कम्प्लेक्स कपलिंग सिस्टम के बारे में डिफ़ाइन करना है. बस सिर्फ आपके सिलेबस में इतना है. नेक्स्ट पे जो आपके MSc 2 में है वहाँ से आपके पास अलग से स्पेक्ट्रोस्कोपी का पेपर है, तो वहाँ पे आप बिल्कुल डिटेल में करोगे NMR. तो हमारा फोकस सिर्फ डेफिनेशन, इतना ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए. तो सबसे पहले NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशन है, द ऑल द एटम न्यूक्लियाई विच पोजेसेस सम न्यूक्लियर स्पिन विच मे बी इंटेग्रल और हाफ इंटेग्रल. ऐसे NMR न्यूक्लियाइज, एटॉमिक न्यूक्लियाइज जिनका जो हमारी न्यूक्लियर स्पिन है या तो इंटीग्रल है और या हाफ इंटीग्रल है, ऐसे हमारे पास NMR स्पेक्ट्रा के लिए वैलिड होंगे. सिर्फ उनका NMR स्पेक्ट्रा आप लोग स्टडी करोगे. अगर आपके पास I की वैल्यू 0 है, जैसे मैंने यहाँ पे कार्बन 13 बोला, कार्बन 12 में I की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है. तो इसका मतलब उसका NMR हम स्टडी नहीं कर सकते. तो ये रिक्वायर्ड कंडीशन है, I शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, इधर ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इंटीजर, हाफ इंटीजर, कुछ भी हो सकता है, पर 0 नहीं होना चाहिए. उसके बाद आप नेक्स्ट कहाँ से प्रिडिक्ट करोगे कि किस कंपाउंड की न्यूक्लियर स्पिन कैसी है? इफ़ द मास नंबर इज़ ऑड, न्यूक्लियर स्पिन I इज़ हाफ इंटीग्रल. अगर आपके पास मास नंबर क्या होगा? ऑड होगा, तो आपके पास ऐसे जो एलिमेंट्स हैं उनका न्यूक्लियर स्पिन क्या होगा? इंटीग्रल, हाफ इंटीग्रल होगा. जैसे आपके पास हाइड्रोजन के लिए नाइट्रोजन 15, फ्लोरीन 19, 31, फॉस्फोरस, इनके I वैल्यू क्या होती है? हाफ. और बोरोन 11 के लिए I की वैल्यू क्या है? 3/2. तो ट्राई करना जितनी इस यहाँ पे एग्जाम्पल मेंशन है सिर्फ उनका I वैल्यू अपने दिमाग में रखना, अलग से किसी की I वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ द मास नंबर A एंड द एटॉमिक नंबर Z बोथ आर इवन देन द स्पिन इज़ 0. तो आपको इससे पता चल जाएगा वाई दीज आर नॉट अंडरगो NMR की स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम इनको स्टडी क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इनका न्यूक्लियर स्पिन क्या है? 0 है. क्लियर? इफ़ द मास नंबर A इज़ इवन बट द एटॉमिक नंबर Z इज़ ऑड देन द स्पिन इज़ इंटेग्रल. अगर आपके पास मास नंबर इवन है और आपका जो एटॉमिक नंबर है वो ऑड है, तो हमारे पास स्पिन क्या होगी? इंटेग्रल होगी. जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के लिए ड्यूटेरियम और नाइट्रोजन की फैमिली के लिए I वैल्यू 1 है, और बोरन का हमारे पास क्या I वैल्यू क्या है? 3. सिर्फ यहाँ तक याद करना. सिंस अ न्यूक्लियर पोजेसेस एन इलेक्ट्रिक चार्ज सो स्पिनिंग न्यूक्लियस गिव राइज टू अ मैग्नेटिक फील्ड. क्योंकि हमें पता है कि जैसे हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास इटसेल्फ स्पिन है, जब आप उसे मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हो तो वो स्पिनिंग मोशन शो करता है, जिसे हम लार्मर प्रिसेशन फ्रिक्वेंसी बोलते हैं. जैसे अगर आपने स्टडी किया हो, यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा? नेक्स्ट विल बी I इज़ ग्रेटर देन 1. तो ये आपको ESR के लिए यूज़ होना था. अभी ESR आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम डायरेक्टली जंप करते हैं. व्हेन द मैग्नेटिक न्यूक्लियस इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक डाइपोल एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक मूवमेंट एज्यूम्स ओनली अ डिस्क्रीट सेट ऑफ ओरिएंटेशंस. जब तक आप अपने मैग्नेटिक न्यूक्लियस को, मैग्नेटिक न्यूक्लियस क्या है? आप अपने सैंपल को प्लेस करोगे, उस सैंपल के अंदर आपके एटम्स होंगे, उन एटम्स के अंदर न्यूक्लियर स्पिन होगी, और अगर वो स्पिन हाफ इंटीग्रल या इंटीग्रल हुई देन दे विल बी बिहेव लाइक अ मैग्नेट, क्योंकि वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अब मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या करेंगे? अराइज करेंगे. दिस इज एक्सप्रेस बाय सेइंग दैट न्यूक्लियर स्पिन इज क्वांटाइज विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड, देन द मैग्नेटिक न्यूक्लियस एज्यूम एनी वन ऑफ द 2I + 1 वैल्यू.
तो हमें ये पता है अगर आपके पास आई वैल्यू 1/2 है तो उसकी एम आई वैल्यूज़ कितनी पॉसिबल है, प्लस माइनस 1/2। जैसा हमने एन क्यू आर में भी हम एम आई वैल्यूज़ को कर चुके हैं। आई की वैल्यू 1 थी, वहाँ पर हमने एम आई वैल्यूज़ को कितना लिखा था, +1 प्लस माइनस 1 और 0। अगर आपके पास आई की वैल्यू 2 थी तो हमने क्या लिखा था, एम आई की वैल्यू को +-2 प्लस माइनस 1 0। अगर आपके पास आई की वैल्यू 3/2 थी तो हमने क्या लिखा था, एम आई की वैल्यूज़ को +-3/2 प्लस माइनस 1/2। अगर आपके पास आई की वैल्यू 1/2 थी तो हमने क्या लिखा था, एम आई को प्लस माइनस 1/2। क्लियर। तो इस तरह से आपके पास अगर आई वैल्यू है तो उसके 2i+1 आपके पास एम आई वैल्यूज़ होंगी। तो इस तरह से जब आप उस मैग्नेटिक फील्ड में उसे, जैसे पहले आपके पास तीनों लेवल क्या हैं, डीजनरेट हैं, आई वैल्यू 1 के तीनों लेवल्स डीजनरेट हैं। लेकिन जैसे जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ करते रहोगे इन लाइंस की स्प्लिटिंग होनी शुरू हो जाएगी। क्लियर। तो इस वजह से हमारे पास NMR आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि आपके पास अगर आई की वैल्यू है तो उसके 2i+1 एम आई वैल्यूज़ होंगी। अभी जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो किसके इक्वल होगी, आपने कोई भी डेरिवेशन प्रूव नहीं करनी, सिर्फ इसकी सिंपल सी डेरिवेशन है, बस आप उस पर फोकस करना। जो क्वांटिटीज़ यहाँ से ली हैं हम वो वेरिएबल्स को मेंशन करेंगे। जैसे मैग्नेटिक मोमेंट किसके इक्वल होती है, Gn μ_n_I, वेयर Gn को क्या बोलोगे, न्यूक्लियर जी फैक्टर या लैंडेस स्प्लिटिंग कांस्टेंट। μn क्या है आपका न्यूक्लियर मैग्नेटोन, और μn क्या है जिसकी वैल्यू होती है EH/4πmp, जिसकी वैल्यू 5.05 × 10⁻⁻27 जूल पर टेस्ला होती है। क्लियर। तो यहाँ पे आपके पास Gn की वैल्यू आ गई। अभी नेक्स्ट से डेरिवेशन करते हैं कि हमारे एनर्जी लेवल्स कैसे होंगे। सॉरी, NMR ऑफ बेयर न्यूक्लियस। बेयर न्यूक्लियस इज ऑफ कोर्स एन आइडियलिटी। एक्चुअली द न्यूक्लियर और पार्ट्स ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। जब भी आपको, अगर हम बेयर न्यूक्लियस की बात करें, कभी भी आपको विदाउट एटम और मॉलिक्यूल आपको कभी न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। ये एक आइडियल सिचुएशन है। स्टिल वी कंसिडर इट। हाउएवर इट इज़ कंसिडर दैट द NMR ऑफ बेयर न्यूक्लियस, हमने बेयर न्यूक्लियस के NMR स्टैंडर्ड कंसिडर कर लिया। उसके लिए एनर्जी लेवल्स क्या होंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आप BZ अप्लाई करोगे अलॉन्ग द Z डायरेक्शन, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट हम जब भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कंसिडर करते हैं तो Z डायरेक्शन सबसे पहले कंसिडर करते हैं। म्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल फील्ड, तो हमारे पास जो हमारा एनर्जी आएगा वो किसके इक्वल आएगा, -μ_BZ, अगेन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हमने म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करी थी, यहाँ से वो किसके इक्वल होती है, Gn μ_n_I, तो हमने सिर्फ उसकी वैल्यू फिल करा है, Gn μ_n_I। फिर आगे उसके बाद जो हमारा I है वो फर्दर किस में स्प्लिट हो सकता है, Mi में, क्योंकि हम I को कहाँ, उसके पास 2i+1 लेवल्स एग्जिस्ट करते हैं, तो पर्टिकुलर हम किस Mi की बात कर रहे हैं तो हम उसके Mi पे लेवल की बात कर सकते हैं। जैसे I की वैल्यू हाफ है, I की वैल्यू -½ है, तो हमारे पास ये इक्वेशन हमारे एनर्जी के लिए बन गई। तो अभी हमारे पास, अगर हमारे पास Mi की वैल्यू +-2 थी, बेयर न्यूक्लियस जिसकी हम बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड 0 था, दैट मीन्स दे बोथ आर डीजनरेट। जैसे जैसे आपने मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया, आपकी +½ स्पिन और ऊपर की तरफ और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन दोनों क्या हो गए, सेपरेट हो गए लेवल्स। तो इनके बीच जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो कैसा होगा, इसका जो लेवल है +½ के लिए आप क्या फिल करोगे, -½ Gn μ_n_BZ, और उसके लिए क्या करोगे, +½ Gn μ_n_BZ। तो अभी इनका डिफरेंस क्या लोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल का 1 - 1 +2, तो हमारे पास +1 सॉरी, तो हमारा डिफरेंस क्या आ गया, Gn μn। इसको हम क्या बोलते हैं, जीमैन स्प्लिटिंग कंपोनेंट। क्लियर। तो यहाँ पर आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई। बोहर फ्रिक्वेंसी, दिस इज़ कॉल्ड बोहर फ्रिक्वेंसी रेडिएशन, NMR ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ, ये आपके पास एनर्जी का रिलेशन आ गया। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट आपके पास NMR आप 2 तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हो। फर्स्ट मेथड इज़ कीपिंग द मैग्नेटिक फील्ड BZ फिक्स। आप मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स कर दो, और जो आपका रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन है, क्योंकि हमें पता है हमने मैग्नेटिक, जब भी हम NMR स्टडी करते हैं तो हमने सैंपल को रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव भी ट्रांसफ़र करनी है और मैग्नेटिक फील्ड भी देना है। तो इस तरह से दोनों तरीके से हम उसको फ्लिप करवा सकते हैं। फ्लिप करवाने के 2 तरीके हैं,
या तो आप उसकी फ्रिक्वेंसी को चेंज कर दो या आप उसके मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर दो, तो आपका जो स्पिन है, न्यूक्लियर स्पिन है, वो फ्लिप करके ऊपर के लेवल पे चली जाएगी। तो अभी आप क्या कर सकते हो, एनएमआर भी फिर दो तरीके से रिकॉर्ड हो सकता है। कीपिंग द मैग्नेटिक फील्ड BZ फिक्स्ड, आप अपना मैग्नेटिक फील्ड फिक्स कर लो और फ्रिक्वेंसी को वेरी करते रहो। या फिर आप क्या करो, अपनी फ्रिक्वेंसी, रेडियो फ्रिक्वेंसी का रीज़न आपने जो वेवलेंथ है वो फिक्स कर दी, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करते रहो और अपना एनएमआर स्पेक्ट्रम क्या कर सकते हो, आप नोट डाउन कर सकते हो। तो यही आपको न्यूमेरिकल्स पोर्शन में, न्यूमेरिकल आपको सिलेबस में नहीं है, आपसे नहीं पूछे जाते न्यूमेरिकल्स। तो यहाँ पर आपके पास यही है कि आई की वैल्यू अगर 0 हुई देन दीज डू नॉट हैव एनी मैग्नेटिक मोमेंट, तो इनको हम क्या बोलेंगे, नॉन मैग्नेटिक न्यूक्लियाइज। नेक्स्ट आएगी आपके पास लार्मर प्रिसेशन। जैसे जब भी आप अपना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो तो आपका जो पर्टिकुलर स्पिन है वो कैसे रिवॉल्व करता है, तो उस पर बात करते हैं। द फिनोमेना ऑफ मैग्नेटिक रेजोनेंस कैन बी अंडरस्टूड बाय इन्वोकिंग लार्मर प्रिसेशन, द टर्म यूज्ड इन ऑनर ऑफ द ब्रिटिश मैथमेटिशियन। न्यूक्लियस हैविंग अ मैग्नेटिक मोमेंट म्यू बिहेव्स एज अ बार मैग्नेट विच स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस। क्योंकि हमें पता है, हमने मैग्नेटिक मूवमेंट कंसिडर किया है, क्योंकि आई वैल्यू है तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी होगा, तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है जो अपनी एक्सिस के अलॉन्ग क्या करता है, रिवॉल्व करता है। इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द इंट्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट विद मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस अ टॉर्क, तो दिस टॉर्क म्यू टू प्रोसेस अबाउट BZ। तो ये टॉर्क जब प्रोड्यूस होता है तो ये अलाउ करता है कि आपका जो पर्टिकुलर न्यूक्लियर स्पिन है वो रिवॉल्व करे एज अ काइंड ऑफ टॉप। जैसे लट्टू शायद आपने खेला हो कभी, तो जब भी लट्टू की रुकने वाला होता है तो उसकी स्पीड कैसे रिवॉल्व होती है, वो अपनी एक्सिस के अराउंड ऐसे रिवॉल्व करता है, रादर देन ऐसे वो ऐसे रिवॉल्व करता है, जिसे हम लार्मर प्रिसेशन फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। तो यहाँ पर लार्मर फ्रिक्वेंसी को ओमेगा से डिनोट किया गया है, जो किसके इक्वल है, गामा BZ, वेयर गामा इज मैग्नेटो गायरिक रेशियो, फॉर्मली कॉल्ड गायरो मैग्नेटिक रेशियो। गामा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, म्यू I/H/2π, जिसको आप H क्रॉस भी लिख सकते हो। H क्या है, आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, म्यू आपकी मैग्नेटिक मूवमेंट है। तो इन फॉर्मूला से आप फाइंड आउट कर सकते हो अपनी लार्मर फ्रिक्वेंसी। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक फॉर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है जब हमारे पास, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, रेडियो फ्रिक्वेंसी सोर्स ऑफ रेडिएशन, ए रिसीवर कोयल फॉर द डिटेक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, रिसीवर कोयल चाहिए, और एक मैग्नेटिक फील्ड एंड रिसीवर और एन ऑसिलोस्कोप टू डिस्प्ले द एनएमआर स्पेक्ट्रा, और एक डिटेक्टर चाहिए जो एनएमआर स्पेक्ट्रा को डिस्प्ले कर सके। It shows that the spectrum may be run at fixed magnetic field by varying frequency। तो जो हमारे पास ज़्यादा स्पेक्ट्रम इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है वहाँ पर क्या होता है कि हम अपने मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करते हैं, हम अपनी फ्रिक्वेंसी फिक्स कर लेते हैं कि हम इतनी रेडियो फ्रिक्वेंसी की वेव्स पास करेंगे अपने सैंपल में से, लेकिन हर बार हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं सो दैट हम स्पेक्ट्रा फाइंड आउट कर पाएँ। It is preferable that most instruments used to fix frequency supply a crystal controlled radio frequency oscillator to vary the magnetic field. When magnetic resonance condition is reached, the energy absorbed by the sample from the radio frequency oscillator is measured electrically or displayed from the chart of recorder or an oscilloscope। आप क्या कर रहे हो, आप सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड आपने ट्रांसफ़र किया, तो हर बार ऐसा नहीं होगा कि जैसे आपने 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड दिया तो आपके पास स्पेक्ट्रा आ गया। वो क्या होगा, जब आपका पर्टिकुलर प्रोटॉन जितनी मैग्नेटिक फील्ड के बाद रेजोनेंस शो करेगा तब आपके पास स्पेक्ट्रा आएगा। तो यहाँ पर भी यही कंडीशन शो कर रखी है। यहाँ पर सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन पे बात करते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन में आपके पास स्वीप जनरेटर, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने नॉर्थ और साउथ पोल्स लगा रखे हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी पास करने के लिए, और यहाँ पर हमने अपना सैंपल प्लेस करना है इस टेस्ट ट्यूब के अंदर। यहाँ पर हमने रेडियो फ्रिक्वेंसी डिटेक्टर लगाया हुआ है जो स्पेक्ट्रा को क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को बार बार वेरी कर रहे हैं, दैट्स वाई वी यूज़ स्वीप जनरेटर्स। हाउएवर हमने रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर, रेडियो फ्रिक्वेंसी हमने फिक्स कर ली है तो उसको हम बार बार वेरी नहीं करेंगे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड हम वेरी करेंगे सो दैट हमें सैंपल का कंप्लीट स्पेक्ट्रा मिल जाए। दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच।